जय हिंद दोस्तों। हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था और इसके इतिहास के बारे में। क्लास 10 का है, जो फुल्ली एग्ज़ाम के अनुसार नोट्स को तैयार किया गया है और यह नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको लिखना है HR क्लासेस 6 और उसके बाद फिर मिल जाएगा आपको नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा कुछ इतिहास जानते हैं। तो अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना उपनिवेश बनाकर रखा था। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाकर भारत को गुलाम बनाया था। ब्रिटिश शासन के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 200 वर्षों तक शोषण किया। भारत को आज़ादी से पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है। उपनिवेश क्या है वो भी हम समझा देते हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। वो सभी अर्थव्यवस्था में ही आता है। जैसे या फिर हम ये कह सकते हैं हमारी वे सभी क्रियाएं जिनमें हमें आय प्राप्त होती है। मतलब हम जो भी काम करते हैं और उस काम के बदले में मुझे रुपयाएँ मिलती है, मुद्राएं मिलती है, तो हम उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं। या अर्थव्यवस्था जिससे लोगों को रोज़गार मिले, जिससे लोगों की ज़रूरतें की पूर्ति हो, उसे अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। जिससे में आपका स्टेट बैंक, इससे लोगों की ज़रूरतें की पूर्ति होती है। LIC, व्यापार, कृषि प्रधान देश था, उद्योग, ये सारा कुछ अर्थव्यवस्था में ही आता है। अर्थव्यवस्था के काम क्या है? प्रमुख काम। तो अर्थव्यवस्था का 2 प्रमुख काम है। पहला है कि लोगों के संतुष्टि के लिए अलग अलग प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना और लोगों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करना। अर्थव्यवस्था का परिभाषा कुछ अर्थशास्त्री ने अपने अनुसार से दिए हैं। आर्थर लेविस बोलते हैं कि किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। फिर ब्राउन कहते हैं अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। उसी को सिंपल लैंग्वेज में अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। आगे देखते हैं, ये मेन पॉइंट है। और बिहार अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, मतलब अपने राज्य की, बिहार की अर्थव्यवस्था किस तरह की है, इसको 3 भागों में बांटा है। पहला है आपका प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को सीधे से याद रखने के लिए कुछ नहीं, प्राथमिक है तो मतलब कृषि क्षेत्र होगा, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। द्वितीयक क्षेत्र है मतलब व्यवसाय, निर्माण, मानव कल्याण, औद्योगिक क्षेत्र को हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। तीसरा है सेवा क्षेत्र, जिससे लोगों की सेवा होती है, जिससे लोगों की ज़रूरत के अनुसार से उनका काम होता है। 3 तरह की क्षेत्र में बांटा गया है अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को। आगे बात करते हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, मतलब मालिक कोई एक व्यक्ति के पास होता है, अधिकार होता है, जिसका उपयोग वह अपने स्वयं के लिए करता है। और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि, मतलब ऐसे सब देशों में ज़्यादातर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था है आपका चीन में है, क्यूबा में है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर उस उत्पादन के जो साधन है उसका मालिक और उसको चलाना, उस उत्पादन को, वह देश की सरकार के पास में होता है। उसका उपयोग किस तरह से समाज कल्याण में किया जाएगा। तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये हो गया जिसका स्वामित्व, मतलब जिसका
अधिकार सरकार के भी पास होता है और उस उत्पादन वाले मालिक के भी पास होता है। जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये याद रखेंगे। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित मतलब कि यहाँ सरकार की भी चलती है और उस सामान बनाने वाले मालिक की भी चलती है। आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधे की तरह होता है। जिस तरह हम एक पौधा देखते हैं, पहले बीज बोते हैं, फिर उसमें जड़ आती है, तना आती है, टहनी आती है, ठीक उसी तरह अर्थव्यवस्था का भी विकास होता है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 2 सहयोगी क्रियाएं हैं। पहला है आर्थिक विकास, दूसरा है मौद्रिक विकास। मौद्रिक मतलब रुपये के बारे में, आर्थिक मतलब हम लोग जो अपने लिए रुपये कमाते हैं। आर्थिक विकास मतलब आर्थिक नियोजन के द्वारा संपन्न होता है और इसको कुछ अर्थशास्त्री ने अपने अनुसार परिभाषा दिए हैं। रोस्टो बोलते हैं आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। रोस्टो का कहना है कि आर्थिक विकास जो होता है वह एक श्रम शक्ति मतलब जो लेबर करते हैं, लेबर लोग श्रम करते हैं, उसमें वृद्धि की दर और दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध होता है। कि अगर जनसंख्या नहीं ज़्यादा होगी तो फिर ज़्यादा श्रम शक्ति करने वाले लोग भी नहीं होंगे। मेयर और बाल्डविन बोलते हैं आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लंबे समय में किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बदलती है तथा आर्थिक विकास के निर्धारक निरंतर बदलते रहते हैं। आगे देखते हैं मौद्रिक आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास का उद्देश्य है कि समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना, मतलब इतना ज़्यादा रूप में प्रोडक्शन करना कि देश में उसकी ज़रूरत के अनुसार से अधिक हो, कम ना हो। और फिर है कि इसके लिए विकास प्रक्रिया को गतिशील करना, मतलब विकास प्रक्रिया हमेशा क्या होना चाहिए? गतिशील होना चाहिए। मतलब धीरे धीरे विकास विकास होते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अंतर समझते हैं। श्रीमती उर्सला हिक्स बोलते हैं वृद्धि शब्द का प्रयोग मतलब वृद्धि, ग्रोथ जो है वो आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। मतलब जो देश विकसित है वहाँ उस देश को वहाँ पे वृद्धि शब्द का उपयोग करते हैं, और जो देश विकासशील है वहाँ पर सिर्फ विकास शब्द का उपयोग करते हैं। डॉक्टर ब्राइट सिंह बोलते हैं ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जा सकता है। जो देश विकसित है, जहाँ विकास हो रही है, उसमें ग्रोथ शब्द का प्रयोग करते हैं। मेडिसन बोलते हैं धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। इसका मतलब हुआ कि जहाँ पर आय बढ़ रहा है वहाँ पर आर्थिक वृद्धि हो रही है, और जिस गरीब देश में आय का स्तर बढ़ रहा है वहाँ पर विकास हो रहा है। मतलब जिसके पास ऑलरेडी रुपया पहले से है, अगर वहाँ पर वृद्धि हो रही है तो उसको हम वृद्धि कहेंगे, और जो गरीब देश है अगर वहाँ पर वृद्धि हो रही है तो हम उसको विकास कहेंगे। ये मेडिसन बोलते हैं। तो तीनों के अनुसार से अगर देखें तो ज़्यादा कोई खास अंतर नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में जो अंतर है वो कोई खास अंतर नहीं पाया जाता है इसमें। आगे देखते हैं समावेशी विकास किसे कहते हैं। आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है
और समाज का कोई भी विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। इसका मतलब हुआ समावेशी मतलब सभी कोई, हर किसी का विकास हो, उसी को समावेशी कहेंगे। समावेशी मतलब होता है हर किसी का, हर कोई उसमें शामिल हो। समावेशी मतलब जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल, लाइफ लेवल जो है वो सबका क्या होना चाहिए, विकासशील होना चाहिए, उसी को हम समावेशी विकास कहते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी के विकास को ध्यान में रखा जाता है। विकास, इसी को सतत विकास कहते हैं। आर्थिक नियोजन एक समयावधि कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना है। आर्थिक नियोजन मतलब हुआ कि हमको प्लानिंग करना है, हमको ऐसा प्लानिंग करना है जिससे हम लोगों का आर्थिक लेवल जो है, आर्थिक स्तर जो है वह अच्छी हो जाए। तो आर्थिक योग के शब्दों में आर्थिक नियोजन जो हुआ उसमें सबसे पहले हम प्राथमिक चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद फिर हम कोई दूसरा चीज़ देखते हैं। अब आता है योजना आयोग। योजना आयोग क्या है और नीति आयोग क्या है? नीति आयोग से पहले योजना आयोग ही था। आज इसे योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, मगर नीति आयोग से पहले योजना आयोग ही था। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। ये पूरा इम्पोर्टेंट ही है। इस आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो मतलब नीति आयोग या फिर योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। प्रधानमंत्री होते हैं। वर्ष 2014 में योजना आयोग को नीति आयोग में बदला गया। मतलब ये भी पूछा जा सकता है योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला गया, तो वर्ष 2014 में। इस आयोग का कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है, जिसकी सहायता के लिए आयोग में 8 सदस्य होते हैं। मतलब योजना आयोग या फिर नीति आयोग का जो कामकाज है वो एक उपाध्यक्ष देखता है, और उस उपाध्यक्ष की सहायता करने के लिए उसमें 8 लोग होते हैं। और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1951 से 1956 ईस्वी। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है। मतलब अगर आर्थिक विकास मतलब अगर भारत रुपये से धीरे धीरे अमीर होता जा रहा है, तो उसका रीज़न है नियोजन। बोले तो प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे हमको कैसे रुपया कमाना है, कैसे इस देश का आर्थिक स्तर ऊंचा हो, बिना प्लानिंग का कुछ भी नहीं होगा। भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य: आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा सामाजिक न्याय का बढ़ावा देना। मतलब आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण करना। आधुनिकीकरण का मतलब हो गया कि अपडेट करते रहना, और आज टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। हम लोग बोलते भी हैं डिजिटल इंडिया, तो वही हुआ आधुनिकीकरण। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा मशीन का उपयोग किया जाए कृषि में और उद्योग में। फिर आत्मनिर्भरता मतलब खुद से जितना ज़्यादा हम लोग काम कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा रुपया का इनकम होगा। अब आता है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य स्तरों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। इसका अध्यक्ष
सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है और अंत में यह विकास परिषद द्वारा अनुमोदित होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।